हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ऑल वेल, ऑल गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है ई मनी। आज हमने ई मनी लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, आपको समझाने के लिए। तो क्या होता है ई मनी? ये आपके बहुत काम में भी आ सकती है, ठीक है? तो इसको ध्यान से सुनना। ई मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वैरायटी ऑफ मीन्स, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, कार्ड्स एक्सेट्रा, स्मार्ट कार्ड्स एंड ऑल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी, हाथ मतलब कि आपके हाथ में नहीं होगा पैसे, कैश में आप फ्लो नहीं करोगे पैसे को, कैश में आप पे नहीं करोगे। आप पे कैसे करोगे? आपके हाथ में फ़ोन है, उसमें सारा चीज़ है। और उस जैसे पेटीएम है, तो पेटीएम में हाथ में आपके कैश नहीं है, लेकिन उस पेटीएम की मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है? उन वो जो कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, इनके मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है? तो ये बात समझ आई कि इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब कि क्या है। ये वैसे तो सबको पता है, आजकल पेटीएम वगैरह इतने ज़्यादा यूज़ में आ गए हैं कि ये घर के बच्चे बच्चे को पता होता है। तो ई मनी से हम उसको ई मनी को हम इन सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली वो सब ई मनी ही होते हैं। इट डजंट नीड नेसेसरीली इन्वॉल्व बैंक अकाउंट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसको आपको बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली आपको पैसे जमा करने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप ट्रांजेक्शन्स जब कर रहे हो तो आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ई मनी क्या होता है? इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू और टेक्निकल डिवाइस। आपके टेक्निकल डिवाइसेज जो होते हैं उस पर उसमें मनी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है और उसकी फुल मॉनेटरी वैल्यू होती है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि क्या? आरबीआई उसको गवर्न करता है, या फिर आरबीआई उसको ऑथराइज कर रहा है कि यस आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे नोट होता है उस पर, वो उसको माना क्यों जाता है? क्योंकि आरबीआई के गवर्नर का उस पर सिग्नेचर होता है, ठीक है? तो ऐसे ही उसको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी है, उनको भी जो आरबीआई होती है उसको ऑथराइज करती है, उसको कहती है कि यस अगर आप इससे पेमेंट करोगे तो हम इसका सारा जो भी जिम्मा है, इसकी जो क्या कहते हैं हम उसको, कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब इसका ठेका हम लेते हैं कि आप इससे ट्रांजेक्शन करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको किस फॉर्म में केप्ट किया जाता है, किस फॉर्म में होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मनी? मतलब ऐसे आपको नॉर्मली कैश कहा जाए तो वो किस फॉर्म में होता है? वो तो कैश के फॉर्म में होता ही है, आपको नोट दिख रहे होते हैं, सिक्के आपको दिख रहे होते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है ये किस फॉर्म में होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मनी कैन बी stored in hardware, a clip card or software usually stored in a server। ठीक है, तो बात समझ आई, हार्डवेयर के फॉर्म में होता है, हार्डवेयर के अंदर होता है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में होता है, डेबिट कार्ड के फॉर्म में होता है, तो ठीक है, यहाँ पे बात समझ आई। इलेक्ट्रॉनिक मनी इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर इसको कंट्रोल कौन करता है? तो ऑब्वियसली आरबीआई इसको कंट्रोल करती है, और इसके लिए एक एक्ट भी है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके अंदर इसकी सारी जितनी भी इश्यूज़ हैं, जितने भी इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, सब कुछ इस एक्ट के अंदर इसमें बताया गया है, और 2007 के में आया है, और उसके बाद से ये कह सकते हैं प्रचलन में चला है, या फिर उसके बाद से यूज थ्रू हो गया है, गो थ्रू हो गया है। अब तो हर एक घरों में आ गया है, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सबके घर में आ गया है, ठीक है? ये क्या करता है? इसका मेन काम क्या होता है? ये कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को पुश करता है इन द इकोनॉमी। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज बैक्ड बाय फेट करेंसी। तो आपको फेट करेंसी के बारे में पता है तो ये तो सब कुछ समझ आ जाएगा, और नहीं पता है तो फेट करेंसी के ऊपर वीडियो आने वाली है, उस पर देखना आपकी क्या होता है फेट मनी, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, ये कोई स्कार्स या फिर फिक्स्ड रिसोर्स नहीं होता है लाइक गोल्ड और समथिंग लाइक दैट, और सिल्वर, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सेंट्रल बैंक जो होती है वो फेट मनी के थ्रू पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, सप्लाई को कंट्रोल करती है, जो कि आरबीआई को पावर भी देता है टू मैनेज इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे क्रेडिट सप्लाई, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स, मनी वेलोसिटी एंड ऑल, ठीक है? फेट मनी मतलब यही है कि रेगुलेटेड बाई सेंट्रल अथॉरिटी। सिंपल शब्दों में अगर समझो तो ये रेगुलेटेड बाई सेंट्रल अथॉरिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिमिनिशेस द यूज़ ऑफ फिजिकल करेंसी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मनी को यूज़ कर रहे हैं तो ये फिजिकल करेंसी जो है हम उसका यूज़ कम कर देंगे, और कम हो भी गया है काफ़ी हद तक। कोविड आया था तो कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन्स करने थे, तो उस टाइम पे भी इसने हेल्प करी थी काफ़ी, और उसके बाद से तो और भी ज़्यादा ही आ गया है, गो थ्रू हो गया, ठीक है? पुश फॉर ट्रांजेक्शन ऑन अ ग्लोबल बेसिस, हम इसके थ्रू ग्लोबल बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, और काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, सेफर तरीके से भी कर सकते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड सेफर एंड मोर ट्रांसपेरेंट देन फिजिकल करेंसी।
फिजिकल करेंसी से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। अब फिजिकल करेंसी में ऐसे कि आप एक एक करके नोट गिन रहे हो और इट टेक्स टाइम, जबकि ये जो है ये एकदम इलेक्ट्रॉनिकली पूरा सब कुछ शो कर देगा कि इतने पैसे ट्रांजैक्ट हुए हैं, इतने पैसे आपके अकाउंट में बचे हैं। आप एटीएम में भी जाते हो तो यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है आपको। अगर आप देखना चाहो कि आपने पैसे तो निकाल लिए, उसके बाद अगर देखना चाहो कि कितने पैसे मेरे अकाउंट में बचे हैं तो वो दिख जाता है। वो भी आपको काउंट नहीं करना पड़ता, वहाँ पे शो हो जाता है। आप बस एक बटन क्लिक करते हो और वो पूरा शो हो जाता है। तो इसने मनी ट्रांजेक्शन्स को काफ़ी ईजी बना दिया है, लेकिन ईजी मतलब ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ इसके लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी बहुत आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, फ़ोन्स टैब्स इन सब की यूजेस थोड़े बहुत पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसको करने में मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन्स करने में ट्रांसपेरेंसी होती है, और ट्रांसपेरेंसी की वजह से मैनी हैव स्पेक्यूलेटेड दैट इंक्रीज ऑफ इट यूज़, इसका जितना ज़्यादा यूज़ करा है तो इन्फ्लेशन रिस्क जो है वो कम हुए, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से इन्फ्लेशन रिस्क कम हो गए हैं। ठीक है, इसकी प्रोस देखें तो ये बहुत क्विकली होता है, लाइट की स्पीड के इतने में ये ट्रांजैक्शन हो जाते हैं अगर नेटवर्क सही हो तो। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग बेटर होता है इसका। ठीक है, आपको अपने हाथ से कैलकुलेट करने की ज़रूरत और मतलब इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत, उस पर फुल फोकस कॉन्सेंट्रेटेड होने की मतलब हमेशा पता रखने की वजह, पता रखना कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये वो इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप बस एक बार ही क्लिक करो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, और हम इससे ग्लोबली मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एबिलिटी टू मूव लार्ज सम ऑफ मनी, हम इससे लार्ज सम ऑफ मनी भी मूव कर सकते हैं। इसके कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं। सबके सिर्फ प्रोज तो होते नहीं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो इससे साइबर क्राइम काफ़ी हद तक बढ़ा है, कह सकते हैं हम। कह सकते हैं क्या ये होता है, काफ़ी सारे फ्रॉडलेंस होते हैं। इसमें थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग चाहिए होता है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक मनी तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए फ़ोन के बारे में, लैपटॉप्स के बारे में, और कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं ये सब कुछ पता होना चाहिए। आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, इसके काफ़ी सारे रिस्क और वल्नरेबिलिटीज़ है जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, तो कुछ क्रिटिसिज्म तो होंगे ही होंगे। रिस्क और वल्नरेबिलिटी किस तरह की हो सकती है, जैसे कि कोई सिस्टम में एरर आ गया तो आधा अधूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, अब जान अटकी हुई है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको सही से ट्रांजैक्शन करना नहीं आता तो वो रह जाएगा। ठीक है, तो रिस्क होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। इट डजेंट रिक्वायर फिजिकल वेरिफिकेशन टू ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र करना है तो कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा इसमें, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो फ्रॉडुलेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, हर बारी हो ही फ्रॉड ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये रहा मेरी साइड से ई मनी के बारे में। अगर आपको समझ आया हो और ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।